हेलो क्लास 11 स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कल भी बता चुके थे। न्यूमेरिकल डिस्कशन लेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का, और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, कल हमने बोहर फार्मूलाज पढ़े थे। मैं रीराइट कर देती हूँ बोहर फार्मूलाज। जो रेडियस का फार्मूला हमने पढ़ा था दैट वाज 0.529 into n²/z-. जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था 2.18 into 10⁶ into z/n मीटर पर सेकेंड। और एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था -13.6 into z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पढ़ा था। रिलेशन पढ़ा था टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, है ना। ये सारी डेरिवेशन हम लोग करके आए थे। कैसे निकले थे हम इन रिलेशंस तक, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज इसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम शुरू करते हैं उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन third and fifth orbit of Li2 plus would be. The ratio of velocity of the electron in third and fifth orbit of Li2 plus would be. ऑप्शंस क्या दे रखे हैं बेटे? आपको ऑप्शन दे रखे हैं A 3:5, B 5:3, C 25:9, D 9:25। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो की तरफ हम जाते हैं। तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस वुड बी। तो आपने वीडियो को पहले पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही ट्राई करना है। हाँ जी बेटा, आई होप आपने जो है ट्राई कर लिया होगा। कुछ भी नहीं करना, दोनों ही केसेस में वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में लिथियम की वेलोसिटी, लिथियम आयन का एटॉमिक नंबर 3 है ना, और थर्ड ऑर्बिट तो Nv3। इसका रेशियो लेना है किससे? 2.18 into 10⁶। फिर से लिथियम आयन 3, लेकिन इस बार इसका जो ऑर्बिट है वो कौन सा है? फिफ्थ ऑर्बिट है। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, तो 1/3 रेशो 1/5, 5:3। वेरी सिंपल। तो 5:3 के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है बेटे? बी। तो इसी तरह से रेशो के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आपको फॉर्मूला जो है भाई किस पर डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल है बी। जैसे फॉर्मूला से बी प्रोपोर्शनल आ रहा है z/n के, और r प्रोपोर्शनल आ रहा है n²/z के, और एनर्जी प्रोपोर्शनल आ रही है माइनस z²/n² के। नहीं, एनर्जी प्रोपोर्शनल आ रही है -z²/n² के। तो माइनस लेना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ the radius of second stationary orbit, if the radius of second stationary orbit in Bohr's atom is r, then the radius of third orbit will be, then the radius of third orbit will be A r/3, B 9r, C r/9, D 2.25r। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। द रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर्स एटम। बोहर्स एटम कौन होते हैं? यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जितनी भी हैं उन सबको बोहर्स एटम कहते हैं।
कई बार हाइड्रोजन एटम को भी क्या कह दिया जाता है, बोहर एटम कह दिया जाता है। तो आप बोहर एटम हाइड्रोजन ले सकते हैं, इस आर या जेड भी रहने दें तो भी चलेगा। देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास r/3, 9r, r/9, 2.25 r। वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें, आंसर निकालने की कोशिश करें। हाँ जी, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेडियस का फॉर्मूला बेटा 0.529 इंटू n²/z। ठीक है, अब सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसका रेडियस r है, तो r इज इक्वल टू 0.529/z इंटू n²। n क्या है, 2 का स्क्वायर, ये r है ना। तो r/4 हो गया क्या, 0.529/z। अब वो कह रहा है कि रेडियस बताओ हमें किसकी, थर्ड ऑर्बिट की। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये डिवाइडेड बाय z। z हमें पता है, 1 भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, लेकिन अब आपको ये पता है 0.529/z किसके बराबर है, r/4 के बराबर है। प्लेस कर देते हैं, r किसके बराबर हो गया, r बराबर हो गया r/4 है ना। r/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, 9/4 क्या आ जाएगा बेटा, 2.25, 2.25 राइट। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, डी निकलेगा बेटा, है ना। तो कुछ भी नहीं है, जो पहले मुझे डाटा दिया हुआ था मैंने उससे इस r का रिलेशन z की टर्म्स में निकाल लिया, फिर मैंने फिर से रेडियस का फॉर्मूला लगाया और उसमें z को रिप्लेस करने के लिए जो मेरे पास r की टर्म में वैल्यू आई थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। उसको सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट। Sorry, moving on to the next question. Yes. Next question क्या कहता है देखें। Next question कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, which state of beryllium-3 plus has the same orbit radius as that of ground state of hydrogen atom, which state of beryllium-3 plus has the same orbit radius as that of ground state of hydrogen atom। ऑप्शन ए 3, B 2, C 4 and D 5। Which state of beryllium-3 plus has the same orbit radius as that of ground state of hydrogen atom। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस है वो beryllium-3 plus के कौन से स्टेट की रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, n = 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिटेशन आ गया 0.0259 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 1। तो ये वाली टर्म 1 होनी चाहिए और ये बराबर होगा किस n वैल्यू के लिए, beryllium-3 plus आयन के लिए। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 0.529 मल्टीप्लाइड बाय n² z इज 4। अब हमें इस टर्म को 1 करना है तभी ये बराबर होगी, और ये 1 कब होगा, जब n क्या होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा, ये भी 0.529, ये भी 0.529। तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस पे हाइड्रोजन एटम से उसकी फर्स्ट शेल है उतने ही डिस्टेंस पे बेरिलियम आयन की कौन सी रेडियस है, कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट। दिस इज r, राइट। तो
रेडियस कौन से एटम कौन सी शेल के लिए है, सेकंड शेल के लिए है। तो इस तरह की देखो कहीं पर भी डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, हर बार रेशियोज या इक्वालिटीज में डील कर रहा। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी जो n और z पर है बेसिकली रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी की, वही सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। इसलिए हमें फॉर्मूला जो रिटेंशन है अपने माइंड में वो बहुत अच्छी करके रखनी है। So बेटा next moving on to our next question. Next question says graphical problem है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बच्चे यूजुअली ग्राफ से डर जाते हैं जबकि ग्राफिकल क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। यस देखें, select the question says select the incorrect graph for the velocity of electron in an orbit versus z 1 by n and n. Incorrect graph. A V and N. B V and 1 by N. C V and Z. D V and, ठीक है। Select the incorrect graph for the velocity of electron versus z 1 by n and n, ठीक है। ऑब्वियसली आपकी फाइट जो है वो इन दोनों ऑप्शंस नहीं है। वजह बता सकते हो क्यों? क्योंकि v by n के बीच में कर्व है, दोनों में से कोई एक कर्व भी सही होगा, दोनों कर्व तो सही हो ही नहीं सकते। तो आपकी फाइट बेसिकली इन दोनों ऑप्शंस नहीं है, ये ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट ही करेक्ट होते हैं। फिर भी वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी z के प्रोपोर्शनल है और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या 1 by n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला ग्राफ तो सही हो गया, v और z प्रोपोर्शनल है, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो ये ग्राफ करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 1 by n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर ग्राफ मिलेगा और इनसे पास होता हो, ये भी हमारा आंसर नहीं है। n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला कर्व बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ इंटरसेप्ट दिखा रखा है, इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, लीनियर इक्वेशन है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो बेसिकली जो हमारा इनकरेक्ट कर्व आएगा बच्चे वो कौन सा आएगा, डी कर्व आएगा, है ना। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन ग्राफ देख के हम यूजुअली थोड़ा अटेम्प्ट करने से इसको डरते हैं। हमने डरना नहीं है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है ग्राफिकल क्वेश्चंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लेते हैं वो हम पोटेंशियल एनर्जी से लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज what is the potential energy of an electron, potential energy of an electron present in n shell of the beryllium 3+ ion, right? What is the potential energy of an electron present in n shell of beryllium 3+ ion? A minus 3.4 electron volts, B minus 6.8 electron volts, C minus 13.6 electron volts, D minus 27.2 electron volts. What is the potential energy of an electron present in the nth shell of the beryllium 3+ ion? beryllium 3+ ion के nth shell में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? आपको रिलेशन में लिख रखा है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, कि आप टोटल एनर्जी निकाल लो
और टोटल एनर्जी से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो आप टोटल एनर्जी का डबल कर दो, यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पर्टिकुलर सिस्टम, राइट। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास जो सिस्टम है उससे हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। बेरिलियम आयन है तो जेड हो गया 4 और NH शेल कौन सी होगी, KLMN मतलब NH शेल का मतलब N इज इक्वल टू 4। तो टोटल एनर्जी देखिए बेटा कितनी हो गई, -13.6 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी होगी, है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई -13.6। तो पोटेंशियल एनर्जी किसका होगी, कितनी होगी, टोटल एनर्जी का डबल। पोटेंशियल एनर्जी विल बी 13.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा तेरा, सीधे 26 और 1.2 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेरी सिंपल, अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछी जाती हैं तो कुछ नहीं है, आपने टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में ही उनका रिलेशन जो है वो बताना है, राइट। अब न्यूमेरिकल्स के बाद बेटा इसी लेक्चर में हम आगे कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं that are valid for या definitions used for one electronic species। तो definitions क्या है one electronic species के लिए जो हम यूज करते हैं कॉमनली, वो हम देखते हैं। तो we are discussing now definitions valid for one electron species। Definitions valid for one electron species, one electronic species पर क्या क्या definitions valid है, ठीक है। देखते हैं हम definitions valid for one electronic species। सबसे पहली definition हम देखते हैं ground state। What do you mean by ground state? Ground state means lowest energy state। अब लोएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब ऐसी स्टेट जिसकी एनर्जी सबसे कम। आपके लिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होगी, अगर आपकी स्पीशीज यूनि इलेक्ट्रॉनिक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1। तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है उसे ही क्या, जो शेल नंबर 1 होती है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। तो व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। सेकंड देखें, सेकंड वन इज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है? एक्साइटेड स्टेट आर एनर्जी स्टेट्स अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो बाकी स्टेट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्साइटेड स्टेट। मतलब n is equal to 2, n is equal to 2 क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n is equal to 3, इसको क्या कहेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड से सपोज ये हमारे पास n is equal to 1 है, इसे हम क्या कहेंगे? दिस वुड बी कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ऊपर जा रहे हो, ये n is equal to 2 हो गया, इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी एक्साइटेड स्टेट है। n is equal to 3 को क्या कहेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। सो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट मतलब समझ में आया आपको अच्छे से? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये दिया होगा आपको कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है या एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। तो डेफिनेशंस वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सबसे पहली ग्राउंड स्टेट एंड देन एक्साइटेड स्टेट। तीसरी जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पीरियोडिक टेबल में भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो स्पेशली उन स्पीशीज पे पढ़ रहे हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी हियर? आयोनाइजेशन एनर्जी हियर इज एनर्जी रिक्वायर्ड
ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, है ना। तो इसका मतलब है एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव, क्योंकि इंफिनिटी पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे जीरो हो जाएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सपोज ये n इज इक्वल टू 1 में आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और ये n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आपने इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है। तो ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में लेके जाना है, और इस प्रोसेस में बेटे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैंने आपको बोहर्स में बताया था कि ये जो एनर्जी होगी ये हमेशा किसके बराबर होगी? फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी। इनिशियल स्टेट इज योर 1। अब देखो इंफिनिटी पे सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? जीरो, कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। और ग्राउंड स्टेट पे आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला -13.6 × z²। ग्राउंड स्टेट है, इसके नीचे क्या आ गया? 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? 0 -13.6 × z²। तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? 13.6 × z²। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर है? 13.6 × z² के बराबर है। डेफिनेशन याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक लेके जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सिस्टम को दैट वुड बी कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला दे रहे हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या दे रहे हैं? 13.6 × z²। राइट, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन नंबर 4। Definition number 4 is binding energy. Binding energy. कई बुक्स में बाइंडिंग एनर्जी को सेपरेशन एनर्जी भी कहा गया। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। What is binding energy? Binding energy is basically energy required to remove an electron from any state other than ground state to infinity। ठीक है, क्या लिखी डेफिनेशन? दोबारा से पढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from any state other than ground state to infinity। मान लो ये n is equal to 1 है, ये n is equal to 2 है, ये n is equal to 3 है, ये n is equal to 4 है, suppose this is n is equal to infinity। मैं पास क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि एनर्जी स्पेसिंग कम हो जाती है जैसे आप दूर जाते हैं। क्यों? फॉर्मूला आता है z²/m²। तो डिफरेंस इन एनर्जी जो है वो कम होता जा रहा है। अब यहाँ से जब आपको इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे लेके जाना है तो यहाँ तो क्या कहते हैं इस डेफिनेशन को? आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब आपको सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे लेके जाना तो यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, या क्या कह सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप आयोनाइजेशन एनर्जी में और बाइंडिंग एनर्जी में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही केसेस में आप जो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो वो कहाँ लेके जा रहे हो? इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हो। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में कंडीशन मैंडेटरी होगी कि आपका इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट को छोड़ के आप किसी भी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन
एनर्जी हो जाती है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, इसको आप क्या कह सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो। और मान लो आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में था, आपने इंफिनिटी पे लेके आया था, तो यहाँ लगेगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। सो है ना, अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखो, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 13.6 × Z²। एनर्जी रिक्वायर्ड था इसलिए पॉजिटिव था, n² कहाँ चला गया, n1 था, यहाँ n काउंट आएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 × Z²/n², 13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज व्हाट वी मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, राइट। फिर उसके बाद बेसिक जो है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आपको एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट वुड बी कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं है नेट, क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी में जो चेंज इन एनर्जी होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी। सपोज आप n = 2 से n = 4 में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ एनर्जी बेटा रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड हियर समहाउ। दिस रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, डेल्टा E वुड बी इक्वल टू फाइनल E4 स्टेट्स एनर्जी माइनस सेकंड स्टेट्स एनर्जी। E4 की एनर्जी क्या होगी, -13.6 × Z²/4 का स्क्वायर, माइनस E2 की एनर्जी क्या होगी, 13.6 × Z²/2 का स्क्वायर। तो दिस वुड बी द चेंज इन एनर्जी। तो जैसे जैसे आपको एनर्जी चाहिए, जिस जिस स्टेट्स के अंदर आप एक्साइटेशन करवा रहे हैं, डी एक्साइटेशन करवा रहे हैं, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है कि चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होता है, E फाइनल स्टेट एनर्जी minus E initial states energy. So these were the some definitions which were valid for one electronic species. अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज पर एंड बाइंडिंग एनर्जीज पर, जिससे ये कंसेप्ट जो है वो और भी हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी से है, ध्यान से देखना क्या बता रखा है और क्या पूछ रखा है। मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आपको गिवन और आस्क पता लग जाए और उनके बीच का रिलेशन अगर याद हो तो आप बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सेज इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी of He plus is 19.6 into 10⁻⁻18 joule per atom, then the energy of Be3 plus ion in the second stationary state is, in the second stationary state is A minus 4.9 into 10⁻⁻18 joule, B minus 4.1 into 10⁻⁻18 joule, C minus 11.05 into 10⁻⁻18 joules, D none. Right? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन पर एटम जूल पर एटम में आपको दे रखा है और आपको पूछ रखा है बेरिलियम 3 प्लस आयन की सेकंड स्टेशनरी स्टेट यानी कि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी
तो बहुत ही ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें तो हमने पढ़ा है ना जूल्स वगैरह में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज 13.6 इंटू Z²/n² n1 हो जाता है। हाँ जी, और जूल्स में ये क्या फॉर्मूला होता है, जूल्स में होता है 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पता है क्या होता है बेटा, कई बार ये वाली कांस्टेंट टर्म हमको पता नहीं होती, आर्बिट्रेरी दी होती है, तो आपको इंटू Z² वाली टर्म आपको पता लग जाती है। ये आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, अगर Z आपका 2 है तो ये आपको वैल्यू दी है 19.6 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, जूल पर एटम। ये टर्म आपको दी होती है। अब जब ये टर्म आपको दी होती है, कई बार ये वाली टर्म आपको दी नहीं होती, लेकिन आपको ये पता होता है और ये पता होता है, तो ये वाली आर्बिट्रेरी टर्म आ सकती है ना आपके पास, है ना। ये मैं दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए बता रही हूँ, यहाँ चलो हमें पता ही थी। अगर नहीं पता हो, कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो यहाँ पर, तो वो इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें फॉर्मूला ही पता है एनर्जी का फॉर्मूला -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n²। तो ये अगर -2.18 इंटू 10⁻18 कौन सा आयन है, बेरिलियम आयन, तो Z4 है, 4 का स्क्वायर। और किसमें पूछ रखा है, सेकंड स्टेशनरी स्टेट की बात कर रखी है, तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 टाइम्स 2.18, तो 4 टाइम्स 2.18 होगा, तो ये ऑलमोस्ट जो है आपका आंसर 18 में दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट देखें तो -11.025 हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नहीं आता तो हमारा आंसर नन हो जाएगा। देखो बेटा, नन आजकल ऑप्शंस में नहीं दिया जाता, तो इसलिए आपको जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से जो सबसे नियरेस्ट आपका आंसर आ रहा है, आपको उसको आंसर टिक करना होता है। तो यहाँ पर जो हम आंसर टिक करेंगे वो कौन सा टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, राइट। तो पहली प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देखेंगे सेपरेशन एनर्जी के बेसिस पे। क्वेश्चन क्या कहता है देखें, question says what is the separation energy, what is the separation energy in electron volt for Be3 plus in the first excited state in electron volts. What is the separation energy in electron volts for the beryllium 3+ ions in the first excited state in पहले बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बताना है। ऑप्शन ए इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड डी 54.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। So what is the separation energy in electron volts for Be3 plus in the first excited state? देखो सेपरेशन एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी का 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेरिलियम आयन है, बार बार बेरिलियम आयन आ रहा है हमारे पास, है ना, आज 4 का स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 13.6 इंटू 4, तो 13.6 इंटू 4 कितना होगा, 4 से 24, 4 से 12 40 54.45 something, so your answer would be 50, right, 54 point approximately 5 electron volts।
मॉलिक्यूल्स। तो देखो सेपरेशन एनर्जी से भी हमने प्रॉब्लम देखी और बाइंडिंग एनर्जी से भी हमने प्रॉब्लम देखी। कुछ एक जनरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम और देख लेते हैं इसी टॉपिक के बेसिस पर, ताकि क्लैरिटी जो है कंसेप्ट की वो और भी अच्छी हो जाए। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इसमें बेटा दो फॉर्मूलाज और हमने करने हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद दो फॉर्मूलाज को भी हम लेते हैं कंसिडरेशन में। क्वेश्चन सेज परमिसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in a H-like atom will be permissible value of orbit angular momentum of an electron in an H-like atom will be A 1.5 h by pi, B h by 4 pi, C h by 1.5 pi, D h by 3 pi। ठीक है, कोशिश करें सॉल्व करने की, फिर हम आगे मूव करेंगे। वीडियो को पॉज करें, कंसेप्ट याद करें। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था और उसी के बेसिस पर आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा था जो MBR है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, दैट वुड बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ टर्म h by 2 pi। Here n could be 1, 2, 3, 4, मतलब एक प्योर नंबर, राइट। तो 1.5 h by pi यानी कि n by 2 जो है वो 1.5 आ रहा है, तो n क्या आ रहा है? n आ रहा है 3। क्या n 3 हो सकता है ना? n by 2 1.5 is what? n by 2 n by 2 is equal to 1.5, तो n क्या हो सकता है? 3 परमिसिबल है, तो यस दिस इज द परमिसिबल वैल्यू फॉर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। यहाँ देखो, यहाँ h by 4 pi है, मतलब n by 2 किसके बराबर है? 1 by 4 के बराबर आ रहा है। इससे n किसके बराबर आएगा? 1 by 2। n तो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता, तो b एक परमिसिबल वैल्यू नहीं है। सिमिलरली यहाँ सी ऑप्शन में n by 2 1 by 1.5 के बराबर आ रहा है, n किसके बराबर हो रहा है? 20 by 15, 20 by 15 is 4 by 3, ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सी में फिर से n by 2 किसके बराबर आ रहा है? 1 by 3 के बराबर है, n किसके बराबर आ रहा है? 2 by 3, फिर से परमिसिबल वैल्यू नहीं है। तो MBR h by 2 pi के बराबर है और n एक परफेक्ट नंबर होगा, A जो है वो हमारा आंसर यहाँ हो गया, विच इज शोइंग द परमिसिबल वैल्यू फॉर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फिर मैंने बोला था आपको मैं अभी दो फॉर्मूला बोहर मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे बताऊंगी। सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम खर्च करेगा, इसे हम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे? स्पीड किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हो वो एक सर्कमफ्रेंस कवर कर रहे हो, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज 2 pi r, वेलोसिटी इज 1। ठीक है, इसका मतलब टाइम पीरियड फॉर रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू r by v। आप सबको पता r किसके प्रोपोर्शनल है? n square by z, और v किसके प्रोपोर्शनल है? z by n। तो बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? n cube by z square। तो टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा?
एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। और अगर वैल्यूज की बात करूं तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻16 इंटू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। तो कितने टाइम पीरियड में किसी एक पर्टिकुलर शेल में किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा, वो आप कैसे निकाल सकते हो? वो आप निकाल सकते हो एज 1.52 इंटू 10⁻16 इंटू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ठीक है। अब सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, है ना, या इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशंस भी कहा जाता है। कितनी रेवोल्यूशंस ले रहा है एक सेकंड, तो वो हमेशा टाइम पीरियड की इनवर्स होगी। दिस फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर इज 1/t, तो दिस f is equal to 1/1.52 into 10⁻16 into z square by n क्यूब आ गया। जब इसका सॉल्व करके आ रहा है 0.657 into 10⁻16 into z square by n क्यूब। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस occurring per second is proportional to z square by n square, while time period is proportional to n cube by z square। तो ये भी दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिससे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से हमें बहुत बार प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ हाउ बोहर्स मॉडल इज़ डेल्ट विद ऑल द फार्मूलाज एंड ऑल द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स। अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करने के बाद जो वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया गया है, लाइक बहुत पॉपुलरली हम जानते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो वो सब हमने अब डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस नाउ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।